नमस्कार, मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांतों की श्रृंखला पर चर्चा कर रहे हैं। लास्ट व्याख्यान के अंतर्गत हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत उदारवादी सिद्धांत की मूलभूत मान्यताओं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत उदारवादी सिद्धांत का विकास किस तरीके से हुआ उस पर चर्चा की थी। उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज का जो हमारा व्याख्यान है वह है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रकार्यवादी सिद्धांत और नव प्रकार्यवादी सिद्धांत। प्रकार्यवादी सिद्धांत और नव प्रकार्यवादी सिद्धांत, इनकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत मूलभूत मान्यताएं क्या है, इन दोनों सिद्धांतों के बीच में मूलभूत अंतर क्या है, इस पर आज का हमारा व्याख्यान केंद्रित रहेगा। लास्ट व्याख्यान में हमने देखा कि उदारवाद की तीसरी धारा के रूप में 1940 के दशक में जो उदारवाद की वैरायटी विकसित हुई, जिसे हम उदार संस्थावाद के रूप में जानते हैं, इसे 1940 के दशक के अंतर्गत उदार संस्थावाद की कड़ी के रूप में एकीकरण सिद्धांत का विकास हुआ, इंटीग्रेशन थ्योरी का विकास हुआ। इंटीग्रेशन थ्योरी ये कहती है कि राज्यों के बीच में विश्व व्यवस्था के अंतर्गत एकीकरण स्थापित करके शांति व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। इस एकीकरण सिद्धांत की श्रृंखला के अंतर्गत दो प्रमुख सिद्धांत है, प्रकार्यवाद और नव प्रकार्यवाद। इसी एकीकरण सिद्धांत से प्रेरित होकर के 1970 के दशक के अंतर्गत नव उदारवादी सिद्धांत विकसित हुआ, जिसे रॉबर्ट कॉइन और जोसेफ नाई की देन माना जाता है। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम प्रकार्यवाद और नव प्रकार्यवाद पर चर्चा कर रहे हैं। अगले व्याख्यान के अंतर्गत हम नव उदारवाद के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकार्यवादी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत प्रकार्यवाद यानी फंक्शनलिज्म का प्रमुख प्रवर्तक डेविड मिट्रेनी को माना जाता है। डेविड मिट्रेनी की दो प्रमुख पुस्तकें, ए वर्किंग पीस सिस्टम 1943, दूसरी द फंक्शनलिस्ट थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का प्रकार्यवादी सिद्धांत। इन किताबों के अंतर्गत डेविड मिट्री ने प्रकार्यवादी सिद्धांत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत मूलभूत मान्यताओं के बारे में चर्चा की और ये बताने का प्रयास किया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत युद्ध से छुटकारा पाकर शांति व्यवस्था कैसे स्थापित की जा सकती है। तो डेविड मिट्री ने इस पुस्तक के अंतर्गत बताया कि प्रकार्यवाद के माध्यम से यानी धीरे धीरे क्षेत्रीय स्तर पर गैर राजनीतिक क्षेत्रों के अंतर्गत सहकारी संगठनों का विकास करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। यानी डेविड मिट्री या क्या कह रहे हैं, डेविड मिट्री यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत राज्यों के बीच में राजनीतिक स्तर पर सहयोग संभव नहीं है, क्योंकि राजनीतिक स्तर पर राष्ट्र राज्य के जो नेतृत्व करता है वो एक दूसरे पर अविश्वास करते हैं, इसलिए राजनीतिक स्तर पर सहयोग करना प्राथमिक रूप से संभव नहीं है। तो सहयोग कैसे प्राप्त किया जा सकता है, शांति व्यवस्था कैसे स्थापित की जा सकती है। तो डेविड मिट्रेनी का यहाँ पर कहना यह है कि अगर आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत, तकनीकी क्षेत्र के अंतर्गत, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों के अंतर्गत सहयोग को बढ़ावा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत सहयोग की व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। और साहित्यिक भाषा के अंतर्गत आर्थिक, तकनीकी, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने की इस प्रक्रिया को ही कार्यात्मक क्षेत्र, फंक्शनल सेक्टर्स के रूप में जाना जाता है। डेविड मिट्री ने ये कहने का प्रयास किया कि राजनीतिक स्तर पर सहयोग के बजाय तकनीकी स्तर पर सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आर्थिक स्तर पर, वैज्ञानिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, इन क्षेत्रों में प्राथमिक रूप से सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में डेविड मिट्री ने अपनी पुस्तक ए वर्किंग पीस सिस्टम्स के अंतर्गत रेमिफिकेशन की अवधारणा दी। रेमिफिकेशन का साधारणतः हिंदी में मीनिंग्स होता है शाखाओं का फैलाव या विस्तार। या रेमिफिकेशन की अवधारणा को अगर हम लागू करें तो यहाँ रेमिफिकेशन का प्रकार्यवाद के संदर्भ में यह मीनिंग है कि अगर एक सेक्टर के अंतर्गत सहयोग स्थापित किया जाए तो एक सेक्टर से प्रभावित होकर दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत भी, दूसरे सेक्टर के अंतर्गत भी सहयोग की संभावना है वो बढ़ जाती है। यानी कुल मिलाकर रेमिफिकेशन की अवधारणा ये कहती है कि एक सेक्टर में सहयोग है वो दूसरे सेक्टर में सहयोग की संभावना को
बढ़ावा देता है। जैसे अगर हम कोयला के उत्पादन के अंतर्गत सहयोग करें, तो कोयला के उत्पादन के अंतर्गत अगर हम सहयोग करेंगे तो वह सहयोग परिवहन के क्षेत्र में भी सहयोग के रूप में बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि एक सेक्टर के अंतर्गत अगर सहयोग में वृद्धि होगी तो दूसरे सेक्टर्स के अंतर्गत भी उस सहयोग की संभावना बढ़ जाएगी। इस तरीके से विश्व व्यवस्था के अंतर्गत सहयोग की संभावना है उसका विस्तार होगा और इस तरीके से आर्थिक एकीकरण तकनीकी के माध्यम से, वैज्ञानिक क्षेत्रों के मध्य सहयोग के माध्यम से, सांस्कृतिक क्षेत्रों के अंतर्गत सहयोग के माध्यम से, राज्यों के राज्यों के व्यवहारों के बीच में विश्व व्यवस्था के अंतर्गत शांति की व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। अब डेविड मिट्रेनी ये कहता है कि इस तरीके से बहुराष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत परस्पर निर्भरता के माध्यम से शांति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है और यह सहयोग का कार्य तकनीकी विशेषज्ञों के द्वारा किया जाना चाहिए। जैसा कि डेविड मिट्रेनी ने बताया कि राजनीतिज्ञों के द्वारा सहयोग संभव नहीं है, क्योंकि राजनीतिज्ञ राज्य के नेतृत्वकर्ता एक दूसरे पर अविश्वास करते हैं, भय का वातावरण उनके बीच में बना रहता है। इसलिए प्राथमिक रूप से राजनीतिज्ञों के बीच में सहयोग संभव नहीं है और ये सहयोग की जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? यह सहयोग की जिम्मेदारी तकनीकी विशेषज्ञों को लेनी चाहिए, वैज्ञानिकों को लेनी चाहिए, आर्थिक विशेषज्ञों को ये भूमिका सहयोग की निभानी चाहिए। लेकिन डेविड मिट्रेनी यहाँ पर ये कहते हैं कि इस तरीके से अगर तकनीकी विशेषज्ञों के द्वारा आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक सहयोग, वैज्ञानिक सहयोग किया जाएगा तो यह सहयोग अंततः राज्यों के बीच में, राजनीतिक नेतृत्वकर्ताओं के बीच में भी सहयोग को बढ़ावा दे देगा। तो डेविड मिट्रेनी ने प्रकार्यवाद के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के मार्ग के अंतर्गत जो सबसे बड़ी बाधा है वो राष्ट्र राज्यों के बीच में अविश्वास और भय है। यही राष्ट्र राज्य के बीच में भय और अविश्वास की अवधारणा शांति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। लेकिन डेविड मिट्रेनी इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि राष्ट्र राज्यों का स्वेच्छा के माध्यम से समाप्त करना संभव नहीं है। इसलिए गैर राजनीतिक सहयोगी संगठनों का विकास करना चाहिए जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत शांति, समृद्धि और एकीकरण को बढ़ावा देंगे। इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत विश्व व्यवस्था में युद्ध है वो समाप्त होने में सहयोग मिलेगा। इस तरीके से डेविड मिट्रेनी ये कह रहा है कि क्षेत्रीय स्तर पर अगर सहयोग स्थापित होगा तो ये सहयोग विश्व स्तर पर भी क्रमिक रूप से बढ़ेगा। इससे विश्व व्यवस्था के अंतर्गत एकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा और इस एकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा तो प्रकार्यवादी विद्वान ये मानते हैं कि राष्ट्र राज्य की जो अवधारणा है वो धीरे धीरे अपने आप बेकार हो जाएगी और धीरे धीरे राष्ट्र राज्य वो अपने आप लुप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर प्रकार्यवादी विद्वान डेविड मिट्रेनी का ये तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत, वैश्विक व्यवस्था के अंतर्गत तकनीकी विशेषज्ञों के द्वारा गैर राजनीतिक सहयोगी संगठनों के माध्यम से युद्ध की समाप्ति की जा सकती है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत शांति, समृद्धि, प्रगति और न्याय की स्थापना करना संभव है। तो ये प्रकार्यवादी सिद्धांत की मूल मान्यता है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संदर्भ में। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है नव प्रकार्यवादी सिद्धांत। प्रकार्यवादी सिद्धांत और नव प्रकार्यवादी सिद्धांत दोनों ही सिद्धांत उदार संस्थावादी सिद्धांत का ही विस्तृत रूप है। नव प्रकार्यवादी सिद्धांत का जो मूल प्रवर्तक है वो अर्नेस्ट हॉस है। अब नव प्रकार्यवाद क्या कहता है? नव प्रकार्यवाद के अंतर्गत अर्नेस्ट हॉस ने डेविड मिट्रेनी की जो अंतर्राष्ट्रीय शांति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के साधनों का अर्नेस्ट हॉस भी समर्थन करता है, लेकिन प्रकार्यवाद का नया वर्जन अर्नेस्ट हॉस प्रस्तुत करता है जिसे हम नव प्रकार्यवाद कहते हैं। अर्नेस्ट हॉस की जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो है बियॉन्ड द नेशन स्टेट, ये 1967 के अंतर्गत प्रकाशित हुई। टेंगल्स ऑफ हॉब्स 1969 के अंतर्गत प्रकाशित हुई। द यूनाइटिंग ऑफ यूरोप, ये पुस्तक 1958 के अंतर्गत प्रकाशित हुई। ये तीनों पुस्तकें अर्नेस्ट हॉस की प्रमुख पुस्तकें हैं। अब अर्नेस्ट हॉस डेविड मिट्रेनी की जो प्रकार्यवादी अवधारणा है, प्रकार्यवादी सिद्धांत है, उसके अंतर्गत थोड़ा संशोधन करता है। जहां डेविड मिट्रेनी ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत, वैश्विक व्यवस्था के अंतर्गत
तकनीकी विशेषज्ञों के माध्यम से शांति स्थापित की जा सकती है। राजनीतिक विषयों के माध्यम से, राजनीतिक मुद्दों के माध्यम से शांति व्यवस्था प्राथमिक रूप से स्थापित करना संभव नहीं है। इसलिए तकनीकी विशेषज्ञों को शांति की भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन अर्नेस्ट हॉस यहाँ पर ये कहता है कि जिस तरीके से डेविड मिटिन ने तकनीकी विषयों और राजनीतिक विषयों को कठोर रूप से पृथक्करण करने का प्रयास किया, ये कठोर पृथक्करण करना संभव नहीं है। तो यहाँ पर अर्नेस्ट हॉस ये कहता है कि सहयोग राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा भी और तकनीकी विशेषज्ञों के द्वारा भी साथ साथ करना संभव है, क्योंकि तकनीकी विषय, आर्थिक विषय, वैज्ञानिक विषय ये राजनीतिक विषयों से, राजनीतिक मुद्दों से प्रभावित होते हैं। राजनीतिक मुद्दों के हिसाब से ही आर्थिक मुद्दों का निर्धारण होता है, तकनीकी मुद्दों का निर्धारण होता है और वैज्ञानिक मुद्दों का भी यथासंभव राजनीतिक मुद्दों के माध्यम से ही निर्धारण होता है। तो यहाँ पर अर्नेस्ट हॉस ये कहता है कि अगर क्षेत्रीय स्तर पर वर्तमान जो राज्य है, वर्तमान जो संप्रभु राज्य है, ये मिलकर के एकीकरण का प्रयास करे और क्षेत्रीय स्तर पर एक बड़े नए राज्यों की स्थापना करे, तो क्षेत्रीय स्तर पर अगर बड़े नए राज्यों की स्थापना करेंगे तो ये अंततः विश्व राज्य की संभावना को बढ़ावा देगा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत शांति स्थापित हो सकेगी। यहाँ नव प्रकार्यवाद के माध्यम से अर्नेस्ट हॉस ये कह रहा है कि अगर क्षेत्रीय स्तर पर संप्रभु राज्य मिलकर क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना करे तो ये क्षेत्रीय जो संगठन एक क्षेत्रीय स्तर पर स्थापित होंगे, ये दूसरे क्षेत्रों के अंतर्गत भी इस तरह के क्षेत्रीय संगठन स्थापित होंगे और ये क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देंगे और यही क्षेत्रीय एकीकरण, रीजनल जो इंटीग्रेशन है, ये आगे बढ़कर, आगे चलकर वर्ल्ड स्टेट की स्थापना करेगा, वैश्विक राज्य की स्थापना करेगा और संपूर्ण विश्व के मध्य एकीकरण की प्रक्रिया स्थापित हो सकेगी। अर्नेस्ट हॉस एकीकरण की परिभाषा कुछ इस तरीके से देता है। अर्नेस्ट हॉस के अनुसार एकीकरण का मतलब क्या है? एकीकरण का मतलब है राजनीतिक इकाइयों के द्वारा स्वैच्छिक प्रयासों के माध्यम से बड़ी राजनीतिक इकाइयों का निर्माण करना, जिसमें साझा हितों से संबंधित मुद्दों एवं समस्याओं का समाधान सहयोग के जरिए किया जाता है। बल प्रयोग का इसमें कोई स्थान नहीं होता है। एकीकरण की इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो कर्ता संप्रभु राज्य, वे अपनी स्वेच्छा से ही अपनी कुछ शक्तियों का त्याग कर देते हैं और यही त्याग सहयोग की नई तकनीकों का विकास करता है। अर्नेस्ट हॉस ये कहता है कि एकीकरण है वो क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से, संप्रभु राज्यों के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है और ये राज्यों का अपने आप में स्वैच्छिक प्रयास है। इन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, बड़ी राजनीतिक इकाइयों के माध्यम से जो राज्यों के बीच में कॉमन इंटरेस्ट है, जो कॉमन समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान किया जाता है। लेकिन इस तरीके का जब व्यवस्था की स्थापना की जाती है, समस्याओं का समाधान किया जाता है, तो उसमें न पावर का इस्तेमाल होता है, न किसी प्रकार का मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल होता है, बल्कि इस्तेमाल किसका होता है? सहयोग के साधनों का इस्तेमाल होता है। और इस तरह की जब बड़ी इकाइयों का निर्माण किया जाता है और एकीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है, तब सॉवरेन स्टेट अपनी कुछ संप्रभुता का त्याग करते हैं और इसके माध्यम से ही राज्यों के मध्य सहयोग को बढ़ावा मिलता है, एकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। ये नव प्रकार्यवादी जो सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत, ये यूरोपियन यूनियन का जिस तरीके से विकास हुआ उसके अनुभव पर आधारित सिद्धांत है और ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसी औपचारिक संस्थाओं के गठन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत शांति व्यवस्था स्थापित करने पर बल देता है। इस संदर्भ में नव प्रकार्यवाद से संबंधित स्पिल ओवर का जो कॉन्सेप्ट है वो महत्वपूर्ण है। स्पिल ओवर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर एक रीजन के अंतर्गत सहयोग को बढ़ावा मिलेगा तो दूसरे रीजन के अंतर्गत भी इस सहयोग की संभावना बढ़ेगी। यानी एक रीजन के अंतर्गत अगर राज्यों की विभिन्न इकाइयां मिलकर, विभिन्न राज्य मिलकर एक क्षेत्रीय संगठन का स्थापना करेंगे और उसके अंतर्गत अपने कॉमन इंटरेस्ट की पूर्ति करने का प्रयास करेंगे, तो दूसरे क्षेत्र के भी जो राजनीतिक इकाइयां हैं, जो राज्य हैं, वो भी इस संदर्भ में सोचेंगे और ये संभावना बढ़ेगी कि दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना होगी और इस तरीके से दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत भी एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा और इस तरीके से अंततः रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो राज्य मिलकर बनाएंगे, ये एक तरह के वर्ल्ड स्टेट की स्थापना में भी
सहायक होंगे। तो ये स्पिल ओवर्स का कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि एक क्षेत्र के अंतर्गत सहयोग दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत सहयोग को बढ़ावा देता है। तो ये प्रकार्यवाद और नव प्रकार्यवादी सिद्धांत था। अब हम देखते हैं कि प्रकार्यवाद और नव प्रकार्यवाद इन दोनों के बीच में मूलभूत अंतर क्या है। मूलभूत अंतर ये, पहला, प्रकार्यवाद ये कहता है कि सहयोग की संभावना है वो तकनीकी क्षेत्रों के अंतर्गत है, आर्थिक क्षेत्रों के अंतर्गत है, सांस्कृतिक क्षेत्रों के अंतर्गत ही संभव है। राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत सहयोग की संभावना प्राथमिक रूप से संभव नहीं है। हालांकि प्रकार्यवाद ये भी कहता है डेविड मिटनी की अवधारणा के अंतर्गत कि इन क्षेत्रों के अंतर्गत तकनीकी, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में अगर सहयोग होगा तो वो अंततः राजनीतिक क्षेत्र में भी सहयोग को बढ़ावा देगा। आर्थिक एकीकरण है वो राजनीतिक एकीकरण में भी तब्दील होगा। इस तरह की संभावनाएं विद्यमान रहती है। लेकिन नव प्रकार्यवाद ये कहता है कि तकनीकी विषयों और राजनीतिक विषयों इन दोनों को पूर्णतः पृथक पृथक करना संभव नहीं है। इसलिए राज्यों के स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, जिसके अंतर्गत राजनीतिक सहयोग और आर्थिक सहयोग, तकनीकी सहयोग, वैज्ञानिक सहयोग, ये सभी सहयोग एक साथ साथ चल सकते हैं। अलग अलग सहयोग चलने की संभावना नहीं होती है। दूसरा अंतर यह है कि प्रकार्यवादी उपागम में जो डेविड मिटनी का, उसके अंतर्गत औपचारिक संस्थाओं के निर्माण पर कोई बल नहीं दिया गया, जबकि नव प्रकार्यवादी सिद्धांत है ये औपचारिक संस्थाओं के गठन पर बल देता है। जैसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की भूमिका पर नव प्रकार्यवादी सिद्धांत जोर देता है। तो ये प्रकार्यवाद और नव प्रकार्यवाद इन दोनों के बीच का मूलभूत अंतर है। उम्मीद करता हूं कि आपको उदार संस्थावाद के अंतर्गत उसके दो प्रकार, प्रकार्यवाद और नव प्रकार्यवादी अवधारणाएं समझ में आई होगी। धन्यवाद।